पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, अंग कितने होते हैं? 3 है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन बोला जाता है। लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा का औचित्य है। भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है तथा राज्यसभा का गठन राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में किया गया है। राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन है, इसलिए विधायी कार्यों में विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा का गठन किया जाता है। एक सदन होने से कोई भी कानून अतिशीघ्रता में बनाया जा सकता है तथा 2 सदन होने पर ऐसी अतिशीघ्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय हित को परिभाषित करना और उसकी व्याख्या करना कभी कभी जटिलताओं से युक्त होता है तथा यह कार्य राज्यसभा को सौंपा गया है क्योंकि वह विशेषज्ञ सदन है। राज्यसभा की कमियां क्या है? विगत वर्षों में राज्यसभा लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधियों का सदन बनकर प्रकट हुई है। यानी जो प्रतिनिधि लोकसभा की इलेक्शन में हार जाते हैं उनको राज्यसभा में सीटें दी जाती हैं, उनके लिए राज्यसभा में अपनाया जा सकता है। राज्यसभा विगत वर्षों में यथाकथा सरकार के आलोचक सदन के रूप में प्रकट हुई है, जबकि राज्यसभा का कार्य विशेषज्ञ सदन के रूप में है। राज्यसभा में राजनीतिक अपराधीकरण में वृद्धि हुई है। वर्तमान राज्यसभा में 22% सदस्य आपराधिक छवि के विद्यमान हैं। कभी कभी राज्यसभा की बैठकों में समय और धन का अपव्यय हुआ है, कार्रवाइयों में बार बार बाधा पहुंची है और अनुशासन भंग हुआ है। राज्यसभा का प्रभाव। समय समय पर राज्यसभा ने विशेषज्ञ सदन के रूप में संघीय स्तर पर राज्यों का हित सुनिश्चित करने में, विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में जैसे कार्यों में विशेष योगदान दिया है। जैसे एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, भारतीय वन सेवा का गठन संसद ने राज्यसभा के प्रस्ताव के बाद ही किया है। 21वीं सदी की संभावनाएं। राज्यसभा की भूमिका में गिरावट उत्पन्न होने के कारण राज्यसभा को समाप्त करने जैसी मांग भी उत्पन्न होने लगी थी, किंतु राज्यसभा की भूमिका में गिरावट के कारणों को दूर किया जा सकता है और उसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इसे अनिवार्यतः प्रभावी बनाना ही होगा। 21वीं शताब्दी चुनौतियों और संभावनाओं की शताब्दी है। सूचना प्रौद्योगिकी के नए आयामों ने सुविधाओं के साथ साथ चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे परिवेश में विशेषज्ञ कानूनों की आवश्यकता तीव्र हो जाती है, जिससे विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञता से चर्चा किया जा सके और सरकार को मार्गदर्शन दिया जा सके। राज्यसभा ही वह सदन है जो इस भूमिका को भलीभांति निभा सकती है। चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, जनता का सदन। अधिकतम संख्या 250 है, इसमें 550 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 233 निर्वाचित प्रतिनिधि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा में योगदान दिया है। ये सीटों का बंटवारा 4th अनुसूची में वर्णित है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में वर्णित है। सीटों के बंटवारे का आधार राज्य की जनसंख्या। निर्वाचन अप्रत्यक्ष। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा खुले मतदान द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण प्रणाली।
प्रत्यक्ष जनता द्वारा सीधा निर्वाचन, गुप्त मतदान प्रणाली। द फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। सॉरी। योग्यता भारत का नागरिक हो, दोनों में ये, इसमें 30 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष और इसमें कितना 25 वर्ष। कार्यकाल स्थायी तथा इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष, साथ ही प्रति 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। अस्थायी तथा अधिकतम समय से पूर्व विघटित भी हो सकती है। यदि आपातकाल लागू है तो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी सभापति, उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, उपसभापति और कार्य सदन की कार्यवाही का संचालन, सदन में अनुशासन बनाए रखना, अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, कार्यवाही का संचालन, सदन में अनुशासन बनाए रखना, कार्य ठीक। फिर क्या है? सदन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय करना, सदन की अवमानना पर दंड का प्रावधान करना, निर्णायक मत देना। पीठासीन की नियुक्ति, उपसभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को स्पीकर और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनती है। परंपरा लोकसभा भंग होने पर स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह नई लोकसभा के गठन के पहले तक अपने पद पर बना रहता है। प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित लोकसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इसके 2 कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर 2 काम करता है। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा, स्थायी स्पीकर का चुनाव कराना। स्पीकर चुने जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। स्पीकर के नाम का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से आता है, जबकि 11वीं लोकसभा से यह परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर का नाम का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आएगा। स्पीकर का नाम का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से आता है, जबकि 11वीं लोकसभा से यह परंपरा है, संविधान में वर्णित नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का नाम का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आएगा। पीठासीन अधिकारी की पदमुक्ति, उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति पदेन सभापति राष्ट्रपति को अपना, देखो हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वो इसको देंगे अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। सभापति अपना त्यागपत्र नहीं देते, उपराष्ट्रपति देते हैं, क्योंकि सभापति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य न रह जाए तब हटाया जाना। राज्यसभा में उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस के बाद ही शुरू होता है। राज्यसभा के कुल सदस्य के बहुमत से नोट, जब इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब ये बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है और डिप्टी स्पीकर को अपना, इसमें 2 वाइस वर्षा है, तब दोनों लोकसभा के सदस्य न रह जाएं। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में 14 दिन की पूर्व नोटिस पर लाया जाएगा और वह तभी पदमुक्त माना जाएगा जब लोकसभा के तत्काल
कुल सदस्यों की बहुमत से पारित हो जाए। नोट: जब इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तब वे बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी की पद रिक्त। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी का पद अनुपस्थित है, रिक्त है और अनुपस्थित है, सभापति उन नामों की घोषणा करता है जो उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा। स्पीकर उन नामों की घोषणा करता है जो उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सचिवालय: सचिवालय पीठासीन अधिकारी को मदद करते हैं। सचिवालय पीठासीन अधिकारी को मदद करते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख महासचिव की नियुक्ति महासभापति द्वारा, स्पीकर द्वारा। गणपूर्व: सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि। लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि। सीटों की संख्या में वृद्धि लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि संसद विधि बनाकर कर सकती है। लोकसभा में अगर सीटों की संख्या बढ़ानी है तो इसके लिए संसद कानून बना के बढ़ा सकती है। लोकसभा सीटों का निर्धारण। लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। 71 की जनगणना के आधार पर होता है, याद रखिएगा। लोकसभा सीटों का निर्धारण लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण 71 की जनगणना के आधार पर होता है। वर्ष 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े प्रकाशन तक। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात समान रहे, इसके लिए सीमा का समायोजन 2001 की जनगणना। सीमा का समायोजन 2001 की जनगणना और लोकसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद यह प्रक्रिया होनी चाहिए, हालांकि यह प्रक्रिया 2026 तक स्थगित है। सीटों का निर्धारण का सूत्र राज्य की संख्या में बटा सीटों की संख्या। लोकसभा संसद के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कुछ अन्य योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, जैसे उसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, जबकि वर्ष 2003 से पहले उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक था। आरक्षित सीटों पर केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। विपक्षी दल मान्यता तभी मिलेगी जब किसी दल को सदन का न्यूनतम 1/10 सीटें प्राप्त हो। 1/10 अगर सीटें प्राप्त हैं तभी हम क्या कहेंगे कि ये जो दल है ये विपक्षी दल है। यानी 555 सीट होनी चाहिए। देखो अगर हम इसमें लोकसभा में देखें तो मतलब 55 सीट अगर किसी भी दल की है तो हम कहेंगे विपक्षी दल है। विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। सदस्यों के पद में रिक्ति, दोहरी सदस्यता।
त्याग पत्र से। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या स्पीकर खाली हुई सीट की घोषणा कर सकता है। 60 दिनों की गणना करते समय जिस अवधि के लिए संसद पूर्व निर्धारित या स्थगित होता है उसकी गणना नहीं की जाती है। अनुच्छेद 101 के संबंधित है। अयोग्यता घोषित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है। दोहरी सदस्यता के आधार पर अयोग्यता। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो संसद कानून विधि बनाकर यह निर्धारित करेगी कि वह किस सदन का सदस्य रहे। दोहरी सदस्यता मतलब क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। पहली बात तो ये है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो संसद कानून बनाकर यह तय करेगी कि किस सदन का सदस्य रहेगा। संसद ने इसीलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया है। इसके अनुसार ऐसे सदस्य को 10 दिन के भीतर उस सदन को सूचना देनी होगी जहाँ का वह सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा राज्यसभा में स्थान रिक्त हो जाएगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाए तो पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों के लिए चुन लिया गया है तो उसे एक सीट का विकल्प देना होगा, अन्यथा दोनों का स्थान रिक्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए चुना गया है तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार उसे विकल्प चुनना होगा, अन्यथा संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि उसने विधानमंडल की सदस्यता नहीं त्यागी, इसीलिए राष्ट्रपति ने समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 निर्मित किया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुना गया है और यदि वह 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ता तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 102 निर्भरता योग्यता का आधार। निम्नलिखित आधारों पर किसी संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह लाभ का पद धारण करता है। देखिए, लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन सा लाभ का पद संविधान में। यदि वह विकृत चित्त है और न्यायालय में ने ऐसी घोषणा की हो, यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, यदि वह भारत का नागरिक न रहने इस संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार अयोग्य हो जाए, यदि वह दल बदल कानून का दोषी। अयोग्यता संबंधी निर्णय दल बदल कानून को छोड़कर राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर। राष्ट्रपति अयोग्यता संबंधी निर्णय लेता है, दल बदल के आधार पर निर्णय पीठासीन अधिकारी लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति अयोग्य है या योग्य है, ये निर्णय लगा राष्ट्रपति लेगा। किसके परामर्श से? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता का आधार यदि किसी सदस्य को न्यायालय ने न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया है
यदि वह निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन संबंधी अपराध का दोषी पाया गया है तब भी अयोग्य हो जाएगा। यदि वह रिश्वत के अपराध का दोषी हो, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्वाचन के व्यय का ब्यौरा देने में असफल हो, यदि वह संविदा के कार्य में कोई हित रखता हो, जिस निगम में सरकार की न्यूनतम 25% भागीदारी हो, वह उस निगम में कोई प्रबंधकीय पद यदि वह पहले भ्रष्टाचार या सरकार की प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी पद से बर्खास्त किया गया हो, यदि वह भिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने का दोषी हो, यदि वह सामाजिक अपराधों, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता का आचरण करने या समर्थन करने का दोषी हो। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद लाभ के पद का उद्देश्य संविधान या विधि के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। आधार संविधान या विधि के द्वारा घोषित भी नहीं है कि कौन सा पद लाभ का पद है। संविधान में अयोग्यता के आधार के रूप में वर्णित है, परिभाषित नहीं है, वर्णित है। ये शब्द है लेकिन परिभाषित नहीं है। शक्ति पृथक्करण को बनाए रखना। सर्वप्रथम ब्रिटेन में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में लाभ के पद संबंधी विवाद। संसद ने अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 बढ़ाई गई। इस कारण यह संकल्पना विवादों में रही है। परिभाषा को लेकर लाभ का पद की परिभाषा स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल शकूर बनाम हरिलाल चंद्र के मामले में निम्नलिखित आधारों का वर्णन किया है। क्या इस पद पर नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार सरकार को है? उस पद का कार्य क्या है? क्या वह सरकार के लिए कार्य करता है? उस पद पर सरकार के नियंत्रण की प्रकृति क्या है? क्या वह सरकार के प्रति उत्तरदायी है? सरकार से धन प्राप्त करना लाभ का पद आधार नहीं बना मामला। संविधान में लाभ का पद हमने भी कर ही लिया, ठीक है। लाभ के पद की आलोचना, उपाय एवं सुझाव। शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन, सरकार के ऊपर संसदीय नियंत्रण कमजोर, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की संभावना में वृद्धि। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक पद का पाएगा। संसद अधिनियम 1959 ठीक है, 1959 को खत्म किया जाना चाहिए। संविधान केवल 4 पदों को लाभ का पद नहीं मानता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ एवं राज्य के मात्र इन्हीं पदों तक ही लाभ के पद को सीमित रखना चाहिए। कोई पद लाभ का पद है या नहीं, यह निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। भारत में लाभ के पद की अवधारणा का प्रायः दुरुपयोग होता रहा है, क्योंकि इससे संसद के सदस्यों को कार्यकारी पदों पर आसीन होने का अवसर मिल जाता है। इससे सरकार पर विधायी नियंत्रण कमजोर हो जाता है। यह भ्रष्टाचार में वृद्धि करता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक पद संकल्पना लागू होनी चाहिए। यह इस नियम का उल्लंघन करता है। अतः लाभ के पद के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। अधिक अच्छा होगा कि इसे संविधान में वर्णित सीमा के अंदर रखने दिया जाए और 1959 में बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया जाए।
अब दल बदल विरोधी कानून अधिनियम क्या है समझते हैं। दल बदल अधिनियम को 52 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसी सदन के सदस्य को दल बदल का दोषी माना जाएगा वह उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है जिस दल की सीट से वह चुनाव लड़ा है, तब वो दल बदल का दोषी माना जाएगा। निर्दलीय चुनाव चुना गया व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तब माना जाएगा। मनोनीत किया गया सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तब वह माना जाएगा। यदि कोई सदस्य दल के अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता अर्थात विहिप का उल्लंघन करता है और दल के अध्यक्ष ने उसे 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं किया है तब भी दल बदल माना जाएगा। दल बदल विरोधी अपवाद। पीठासीन अधिकारी स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे जिससे वह अपनी भूमिका राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रूप से निभा सके। जब एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाता है जाए और विलय करने वाले दल के न्यूनतम 2/3 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाए तब दल बदल नहीं हो जाए। जब राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय होता है और न्यूनतम वही 2/3 यदि स्पीकर चुने जाने के बाद वह निष्पक्ष भूमिका निभाने के उद्देश्य से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दे तो कोई व्यक्ति स्पीकर चुन लिया गया है उसने सदस्यता का त्याग इस उद्देश्य से कर दिया कि स्पीकर की भूमिका को निष्पक्ष निभाना है तो वह दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। समीक्षा क्या है। दल बदल का प्रावधान विगत वर्षों में प्राय विवादों में रहा है क्योंकि इसके दुरुपयोग के उदाहरण दिखाई पड़ते रहे हैं। दल बदल के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति पीठासीन अधिकारी को सौंपी गई है। कभी कभी पीठासीन अधिकारियों ने दलीय भावना का प्रदर्शन किया है और निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई है। इसके अलावा प्रायः दल बदल का उपयोग सरकारों को अस्थिर करने या गिराने के लिए किया जाता रहा है जिसने राजनीति में भ्रष्टाचार की वृद्धि की है। तो दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया जाता रहा है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सुझाव दिया कि दल बदल संबंधी मामलों के निर्णय का अधिकार पीठासीन अधिकारियों को से वापस लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दिया जाए जो निर्वाचन आयोग के परामर्श के आधार पर निर्णय ले। उच्चतम न्यायालय ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय प्रतिपादित किया है। दल बदल पर निर्णय पीठासीन अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय का निर्णय की होतु होलुहन बनाम जाचिलुह मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन दल बदल के मामले में निर्णय करते समय स्पीकर एक अभिकरण की भांति कार्य करता है अतः न्यायालय स्पीकर के निर्णयों की न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। संसदीय विशेषाधिकार 105 में है। संविधान के अनुच्छेद 105 में है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के नियम होते हैं। इसमें संसदीय विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि भी संसदीय विशेषाधिकार। फिर वे विशेषाधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले लागू थे। न्यायालय के निर्णय और संसदीय परंपराएं।
संसदीय विशेषाधिकार का संविधान में वर्गीकरण नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त विधिक अधिकार, उन्मुक्तियां या छूट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को समान विशेषाधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार को ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार के बाद भारतीय संविधान, संसद के कानून, संसदीय परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संसद के नियम। संसदीय विशेषाधिकार में दो आता है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार 105 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 संविधान के 105 के अनुसार संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पहली चीज, किसी सदस्य को सदन के सत्र के दौरान न्यायालय के साक्ष्य में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी सदस्य को सदन सत्र के दौरान 40 दिन के पूर्व या 60 दिन बाद तक सिविल मामलों में किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी से छूट प्रदान ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी सदस्य को सदन सत्र के दौरान एवं सदन सत्र चल रहा है इस दौरान भी और इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में किसी भी सदस्य को गिरफ्तारी से छूट प्रदान है। मतलब सिविल मामला कुछ भी उन पर मामला दर्ज भी होता है तो गिरफ्तारी नहीं होगी 40 दिन पूर्व तक और 40 दिन बाद तक। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? सामूहिक विशेषाधिकार सामूहिक रूप से सदन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्यवाही को प्रकाशित करने या इसे प्रकाशित न करने का अधिकार, प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही के नियम बनाने का अधिकार, सदन की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन की दिशा में दंड देने की शक्ति, सदन में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का अधिकार देने या उसे रोकने का अधिकार, सदन के द्वारा किसी मामले में जांच कराना है या किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने का अधिकार, सदन की परिधि के भीतर किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तार न करना, किसी सदन के सदस्य को न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने, गिरफ्तार किए जाने या दंड से मुक्त किए जाने इत्यादि दशाओं में तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। समीक्षा की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया
गया है और प्रायः इसके दुरुपयोग के उदाहरण भी उत्पन्न होते रहे हैं। निम्नलिखित रूप मतलब इसको संहिताबद्ध नहीं किया गया। सदन में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग में वृद्धि हुई है और पहले समाज में कभी कभी अशोभनीय और अमर्यादित आचरण भी प्रकट हुए हैं। जैसे 2023 में राज्यसभा के एक सदस्य के द्वारा कागजों को फाड़कर सभापति के ऊपर फेंकना। सदन की कार्यवाही में बार बार बाधा पहुंचाई जाती रही है, जिससे समय और धन का अपव्यय हुआ है। संसद सदस्यों के आचरण लोगों के लिए अनुकरणीय होते हैं, अतः मर्यादित होने चाहिए, किंतु अमर्यादाहीन आचरण के अवसर देखे जाते रहे हैं। उपयुक्त लोग संसदीय मर्यादाओं और गरिमा को कमजोर करते हैं, अतः इनका निराकरण आवश्यक है। इसके लिए संसदीय विशेषाधिकार को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, जिससे स्पष्टता लाई जा सके। दूसरा है विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने की दशा में कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और इन्हें कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। संसद के सदस्यों के लिए नैतिक संहिता और आचरण संहिता निर्मित किया जाना चाहिए और उसका कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए। स्पीकर की भूमिका समझते हैं। स्पीकर के बारे में क्या है कॉन्सेप्ट। स्पीकर की भूमिका की समीक्षा। भारत में स्पीकर का पद एक गरिमामयी पद है। वह लोकसभा की गतिविधियों का मुख्य संचालन करता होता है। स्पीकर का पद गरिमामयी है जिसका पद लोकसभा की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी भूमिका भी इम्पोर्टेंट होती है। लोकसभा की कार्यवाही की प्रभावशीलता स्पीकर की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। भारत में स्पीकर की भूमिका के संबंध में यथाकथा विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कभी-कभी स्पीकर पर राजनीतिक दबाव प्रदर्शित करने का आरोप लगाते रहे हैं। यद्यपि सदैव इन आरोपों में सत्यता नहीं होती या नहीं रही है, फिर भी यह अनुभव किया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही में प्रायः विघ्न उत्पन्न होता रहा है, जिससे समय और धन दोनों का दुरुपयोग हुआ है। अतएव स्पीकर और लोकसभा की भूमिका में गिरावट उत्पन्न हुई है। इसलिए स्पीकर की भूमिका में सुधार की मांग की जाती रही है, जिससे उसे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बनाया जा सके और सदन का कार्य निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित किया जा सके। ब्रिटेन में इस संबंध में एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर की परंपरा अपनाई गई है। इस परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति स्पीकर का पद धारण करता है वह पद ग्रहण करते ही अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, जिससे वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। यदि वह पुनः स्पीकर बनना चाहता है तो चुनाव में उसके विरुद्ध कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करता है। इस प्रकार उसके पुनः स्पीकर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यद्यपि ब्रिटेन में इस परंपरा का दुरुपयोग नहीं होता है। भारत में भी इस परंपरा को लागू करने का समर्थन किया जाता रहा है। निस्संदेह यह एक प्रभावी कदम होगा, किंतु भारत में राजनीतिक दोषों के पतन होने के कारण इसके दुरुपयोग की संभावना या राजनीतिक दोषों के ज़्यादा होने के कारण दुरुपयोग की संभावना भी जन्म ले सकती है। अतः यहाँ पे ये शब्द नहीं होना चाहिए शायद। राजनीतिक दोषों का पतन मतलब दोष कम हो रहा है, नहीं, राजनीतिक दोष बढ़ रहे हैं ना, राजनीतिक दोषों का पतन नहीं हो रहा है। राजनीतिक पतन कह लो तो ऐसा भी होता है कि दोषों के साथ पतन नहीं आएगा। दुरुपयोग की संभावना भी जन्म ले सकती है। अतः राजनीतिक सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने के बाद ही इसे भारत में लागू किया जाना चाहिए। संसदीय कार्यवाही की बात करते हैं। सामान्य कार्यवाही, विधायी कार्य, बजट पारित करने की कार्यवाही, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक, संसदीय समितियां। संसद की सामान्य कार्यवाही। संसदीय कार्यवाही संसद के सत्र, बैठक, अधिवेशन आहूत करना या बुलाना, सत्रावसान करना या समापन, है ना, स्थगन करना या बीच में रोकना। सत्र, अधिवेशन, बैठक।
संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान। संसद के सत्र को राष्ट्रपति आहूत करता है। संविधान के अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या संसद के किसी भी सदन का प्रावधान कर सकता है, जो कि संसद की बैठक के स्थगन का अधिकार स्पीकर के पास। संविधान के तहत सदनों या संसद के किसी भी सदन का प्रावधान कर सकता है, जबकि संसद की बैठक का स्थगन पुनः संवेद होने की घोषणा के साथ या अनिश्चितकालीन है ना, मतलब स्थगन किसके हाथ में है? स्पीकर के। और सत्रावसान और सत्र बुलाना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। ये सबके हाथ में। ये करेगा स्पीकर करेगा, ये प्रेसिडेंट। स्थगन दो प्रकार के होते हैं। जब पीठासीन अधिकारी संसद की कार्यवाही को रोकते हैं और पुनः संवेद फिर से मिलने संवेद होने की तिथि की घोषणा करते हैं, उसे स्थगन कहा जाता है। अनिश्चितकालीन स्थगन। जब पीठासीन अधिकारी संसद की कार्यवाही को रोकते हैं लेकिन पुनः संवेद होने की कोई तिथि घोषित नहीं करते तो इसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान में संसद के सत्रों की संख्या का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल यह कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर गैप नहीं होना चाहिए, है ना, गैप नहीं होना चाहिए अनुच्छेद 85 में। इस 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर नहीं हो सकता, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। यह संवैधानिक आवश्यकता है, भले ही संसद केवल 2 बार ही बैठे। भारतीय परंपरा के अनुसार नियमित सत्र भारत में परंपरागत रूप से संसद के 3 प्रमुख सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। समय जनवरी के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर मई तक चलता है। ये बजट सत्र होता है। और फिर मुख्य कार्य राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। आम बजट की प्रस्तुति होती है। बजट पर चर्चा एवं पारित होता है। यह वर्ष का सबसे लंबा सत्र होता है। बजट सत्र जनवरी से लेकर मई तक लगभग 5 महीना। फिर मानसून सत्र जुलाई से अगस्त 2 महीने, कभी कभी सितंबर। मुख्य कार्य पिछली कार्यवाही की समीक्षा, कानूनों पर चर्चा और पारित करना। यह कृषि और आर्थिक मामलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। शीतकालीन सत्र, समय नवंबर से दिसंबर। मुख्य कार्य वित्तीय विधेयकों और अन्य लंबित विधेयकों पर चर्चा। यह सत्र तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। सदन की कार्यवाही, सदन के नियम के अनुसार प्रत्येक सदन के लिए पृथक नियमावली है। समयावधि 11 AM से 6 PM, यानी 7 घंटे की नौकरी है। प्रश्नकाल, प्रायः सदन की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, 11 से 12 PM। सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, कारण बताना आवश्यक नहीं है। गलत है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये आवश्यक ऐसे होता है। सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, कारण बताना आवश्यक नहीं होता है प्रश्नकाल में। प्रश्नों के प्रकार, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में तारांकन होता है। उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। उत्तर तत्काल दिया जाता है और प्रश्न के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तारांकित में। अतारांकित प्रश्नों में कोई तारांकन नहीं होता है। उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
उत्तर संसद के अगले सत्र 10 से 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। आधारांकित में अल्प सूचना के प्रश्न नोटिफिकेशन अत्यावश्यक मामलों से संबंधित होते हैं जिसमें स्पष्टीकरण देना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कम समय दिया जाता है और मंत्री को 30 से 10 दिन के भीतर मौखिक उत्तर देना होता है। यह प्रश्न आपातकालीन मामलों से संबंधित हो सकते हैं और इसका उद्देश्य जल्दी उत्तर प्राप्त करना होता है। प्रश्न आतारांकित अल्प सूचना प्रश्न जिस प्रश्न पर तारांकन लगा हो पर उत्तर मौखिक हो पर पूरा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस प्रश्न पर तारांकन न लगा हो उत्तर लिखित तो पूरा प्रश्न नहीं पूछे सकते। अति आवश्यक महत्व से अति आवश्यक का कारण बताना होगा। 3 से 10 दिन का मौखिक उत्तर दिन में मौखिक उत्तर प्लस पूरा प्रश्न की अनुमति। शून्यकाल भारतीय खोज है शून्यकाल वर्ष 1962 के मॉनसून सत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। परंपरा की वजह सदन की कार्यवाही के नियमों में वर्णन नहीं सदन की कार्यवाही के नियमों का वर्णन नहीं नियमों की दृष्टि अनियमित अनौपचारिक साधन मीडिया द्वारा नामकरण प्रश्नकाल के ठीक बाद खत्म। संसद सदस्य मंत्रियों के बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला समय सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होना जैसे पूर्व आतंक का आधे घंटे की चर्चा। किस विषय पर प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया जा चुका हो केवल ऐसे ही विषय पर सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सदन की घंटे तक चर्चा होती है। अल्पावधि की बहस इसके अंतर्गत 2 घंटे की नए सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा होती है। इसमें मतदान कराना आवश्यक नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय को किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। मंत्री से अधिकृत कथन की मांग करने हेतु स्थगन कार्यवाही को पीठासीन अधिकारी द्वारा बीच में रोकना या 2 प्रकार का होता है। इसको पढ़ लिया। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद मतदान होता है। चर्चा फिर मतदान और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित न हो तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। निंदा प्रस्ताव कुछ मंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु लाया जाता है। इसको लाने हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं है। चर्चा मतदान दोनों। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका अर्थ है कि कार्य निंदनीय है किंतु उन्हें त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। सरकार के विश्वास का परीक्षण के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन से ही इसे लाया जा सकता है। चर्चा प्लस मतदान दोनों। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास विश्वास से सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकसभा में ही लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होगा।
कंगारू समापन प्रस्ताव। जब किसी प्रस्ताव या विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा या मतदान हो और शेष प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो उसे हम ये बोलते हैं कि प्रस्ताव समापन। किसी प्रस्ताव पर बिना चर्चा के मतदान करा देना। लोकसभा के नियम, चर्चा होगी और मतदान होगा, और यदि सरकार अल्पमत में हो तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। चर्चा होती है किंतु मतदान नहीं होता। 377 सदस्यों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दा उठाना। और लोकसभा नियम 388 सभी नियमों को त्याग कर चर्चा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर या व्यवस्था का प्रश्न। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? सदन की कार्यवाही को सदन के नियमानुसार चलाने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कोई सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग कर सकता है जब उसे प्रतीत होता है कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं चल रही। परिणामस्वरूप नियम की व्यवस्था की जाती है जिससे सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार की जा सके। व्हिप। सदन के भीतर राजनीतिक दल का पदाधिकारी दल के अध्यक्ष द्वारा सदन के भीतर दलीय अनुशासन के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य दल के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का सदन दल के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का सदन में सदस्यों द्वारा पालन करवाना। विधायी कार्यवाही। विधेयक क्या होता है? यह कानून बनाने का प्रस्ताव ड्राफ्ट होता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। मतलब एक बिल है, ये दोनों में पारित होगा, लोकसभा और राज्यसभा में, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने इसे मान लो सिग्नेचर कर दिया तो ये एक्ट बन जाएगा, नहीं तो बिल ही रहेगा। ठीक। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, यानी ये जो बिल लाया गया ये तो गवर्नमेंट ला सकती है, जो प्राइवेट मेंबर हैं वो ला सकते हैं। सरकारी विधेयक इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। दूसरा निजी विधेयक होता है, प्राइवेट मेंबर बिल। इसे मंत्री के अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने पूर्व नोटिस या सूचना देना आवश्यक है। इनके पास होने की संभावना नगण्य होती है। विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। पहले सदन की कार्यवाही 3 चरणों में होती है और इस चरण को वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन औपचारिक चरण, विधेयक प्रस्तुत होगा और उसके उद्देश्य आदि का वर्णन होगा। द्वितीय वाचन, इस चरण में विधेयक के संदर्भ में सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। विधेयक पर सीधे चर्चा हो, विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए या समिति उसी सदन के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। तीसरा है विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाए या समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसका अनुपात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का 2:1 होता है। विधेयक को जनता की राय हेतु भेजा जाए, इस विकल्प का उपयोग बहुत कम किया जाता है। फिर विधेयक पर रिपोर्ट आ जाने के बाद सदन के सदस्य विधेयक पर खंडवार चर्चा करते हैं। अंतिम रूप से विधेयक पर सहमति निर्मित कर ली जाती है। तृतीय वाचन औपचारिक चरण होता है। विधेयक को मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक साधारण बहुमत या ध्वनि मत द्वारा पारित कर लिया जाता है। इसमें सदन के सदस्य विधेयक के पक्ष में ए शब्द का उपयोग करते हैं और विधेयक में
के विपक्ष में नो शब्द का उपयोग करते हैं। पहले सदन से विधेयक के पारित होने के बाद यही प्रक्रिया फिर दूसरे सदन में अपनाई जाती है। दूसरे सदन से भी पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। हालांकि ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है जब विधेयक को किसी दूसरे सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है किंतु दूसरा सदन द्वारा यह पारित नहीं हो पाता। तब ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है? इस बैठक को तब बुलाया जाता है जब संसद के दोनों सदनों में विधेयक के संदर्भ में गतिरोध हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं। दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, दूसरे सदन ने विधेयक में संशोधन किया हो और दूसरा सदन इससे असहमत हो और दोनों सदन असहमत हो। दूसरे सदन ने विधेयक को बिना पारित किए 6 माह या उससे अधिक समय के लिए रोक दिया। संसद के दोनों सदनों में विधेयक के संदर्भ में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र आहूत किया जाएगा। यदि कौन करेगा? संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति। यदि संसद सत्र में है तो राष्ट्रपति संदेश भेजकर संयुक्त सत्र आहूत करेगा। यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी करता है। देखो, अगर सत्र में है तो संदेश भेजकर और सत्र में नहीं है तो लोक अधिसूचना जारी कर संयुक्त सत्र आहूत करेगा। यदि संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाए तो भी संयुक्त बैठक आहूत की जाएगी, किंतु यदि लोकसभा पहले विघटित हो चुकी है तो संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जाएगी। यदि संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाए तो भी संयुक्त बैठक आहूत की जाएगी। मतलब जारी करने के बाद विघटन हुआ तो आहूत की जाएगी, किंतु यदि लोकसभा पहले ही विघटित हो चुकी है तो संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती। विधेयक पारित होने की शर्त। संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों की उपस्थिति एवं मतदान करने वाले साधारण बहुमत से होता है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा और इसकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इन सभी की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के विचार विमर्श करने के बाद तय करता है। संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक आयोजित की जा चुकी है। दहेज प्रथा 1960, फिर बैंकिंग सेवा आयोग 1977, विधेयक आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002। संयुक्त बैठक के अपवाद। संयुक्त बैठक को निम्नलिखित विधेयक के संदर्भ में आयोजित नहीं किया जा सकता: संविधान संशोधन विधेयक, दहन विधेयक, संसदीय कार्यवाही।